फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आप सबका अपने डेस्क पे स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। नमस्ते, आदाब। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से और उसकी सिक्रीशन के इम्बैलेंस होने से हम किस किस तरह की बीमारियाँ भोगते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने ये मैसेज दिया था मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सब कुछ लिखूं। मैंने सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको टाइम टाइम से सब कुछ पोस्ट करूंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थायराइड की है उसको मैं लेके आई हूँ। ये हमारे शरीर में बहुत बहुत तरह के एक चमत्कार होते हैं। हमारी बॉडी गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने एक बहुत करिश्माती बनाई है और ये मैं आपके सामने उसके फैक्ट्स भी लाना चाहती हूँ। हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी वो जो हार्मोन्स बनाते हैं वो हमारी बॉडी में, हमारे खून में छोड़ देते हैं और वो खून के साथ मिलके हमारे पूरी बॉडी में प्रवाहित होते हैं, फैलते हैं और सर्कुलेट होते हैं। और इन सभी ग्लैंड्स को जो हमारे गले से लेकर हमारे मूलाधार तक यानी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन तक हैं, उन सब का कंट्रोलर हमारे ब्रेन में है। हमारे टेम्पोरल ब्रेन में क्वीन पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड्स हैं। हमारे माथे के दोनों तरफ वो रानी ग्रंथियां हैं और भ्रिकुटी के बीच यानी हमारे आईब्रोज के बीच या माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक पीनियल ग्लैंड है जो राजा ग्रंथि है, किंग ग्लैंड है। ये दोनों हमारी बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं। ये ऑर्डर करती हैं सभी ग्लैंड्स को कि वो अपना हार्मोन बनाएं, उन्हें स्टोर करें और टाइम आने पे उन्हें ब्लड में फेंकें। और ये थायराइड को जो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर करती है वो थायरोक्सिन कहलाता है। और वो थायरोक्सिन जो है वो उसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, TSH। यानी T3 T4 हार्मोन थायरोक्सिन अगर कम बनता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है, और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बनता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ये दोनों अलग अलग सिम्टम लेके बीमारियां हमारे सामने आती हैं। थायराइड ग्लैंड जो हैं वो सबसे बड़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि गर्दन यानी नेक के फ्रंटल एंटीरियर पार्ट में होते हैं। ये एक जोड़ी ग्लैंड होते हैं जिनकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है। ये तितली नुमा ग्लैंड्स हैं जो कि गले के अंदर और नेक के पीछे होते हैं, एंटीरियर में, फ्रंटल एंटीरियर में। ये बीमारियां जो थायराइड से हमें मिलती हैं वो हमें दो रीज़न से मिलती हैं। एक तो आयोडीन के गड़बड़ होने से, उसकी डेफिशिएंसी से या एक्सेस ऑफ आयोडीन से, और दूसरा रीज़न है इनहेरिटेड। पीछे बहुत से हम एडवर्टाइजमेंट देखते थे कुछ साल पहले, आयोडाइज नमक खाइए, आयोडाइज नमक खाइए। लेकिन आज आप देखते होंगे टीवी वगैरह पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे वो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट्स बंद हो गए हैं, क्योंकि हर इंसान आयोडाइज नमक खाने लगा बिना ये देखे कि वो आयोडीन उसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, और वही नमक हमें बीमार करने लगा। आप सेंधा नमक खाएं, आप पहाड़ी नमक खाएं, लेकिन आप समुंदर का नमक नहीं खाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमक पे हमारा थायराइड बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आयोडीन हमारे थायराइड में ही रहता है जो हमें थायराइड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने पेशेंट्स देखे हैं, मैंने बचपन में भी कुछ लोग देखे जिनकी आंखें ऐसे उभर के बाहर आई थी जैसे किसी मेंढक की आंखें हों। तो मैं सोचती थी इसका रीज़न क्या है, लेकिन जब समझे, बड़े हुए, देखा तो मैं एक्सपीरियंस करने लगी और उन इंसानों के पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करने लगी कि उनके कद नाटे होते थे और उनसे काम नहीं, सारा दिन वो रास्ते पर ही बैठे रहते थे और इतनी उभरी हुई आंखें होती थी कि उनके
आँखों की स्किन से लेकर वो आँखें 2-2 इंच बाहर होती थी। और मैंने बहुत लोग देखे, कुछ सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल्स हैं, वो सिर्फ थायराइड के लिए बनाए गए हैं। वहाँ साल में 2-2 3-3 बार लोग अपने शहर से 5-5 6-6 दिन के लिए जाते हैं और वो वहाँ पे इलाज कराते हैं। लेकिन मैंने इलाज में कोई फ़ायदा नहीं देखा। मैंने यही देखा कि वो 2-3 महीने ठीक रहते हैं, फिर उनको डोज लेने जानी पड़ती है। वजह आप ध्यान से सुने कि उन्हें एनिमल थायराइड दिया जाता है। ये थायराइड गाय, भैंस, बकरी, बफेलो, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होता है, इसलिए वो इतना भाग दौड़ करती हैं, इतना उनमें एक्टिविटी होती है। उनका थायराइड उनकी ग्रंथियों से निकाला जाता है, उसको चुल्लिका ग्रंथि कहते हैं, उनसे निकाला जाता है और वही एज इट इज़ एनिमल थायराइड ह्यूमंस में इंजेक्ट किया जाता है और वो कुछ दिन अपना काम करता है, लेकिन पोटेंशियलाइज ना होने की वजह से वो इंसान के डीप टिश्यू तक नहीं जाता। और इसमें हमारा होम्योपैथी बहुत कमाल की रिज़ल्ट लाने को तैयार है और लाता है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं बहुत सालों में, इतने सालों में मैंने सिर्फ 4 मेडिसिन को चुना और उसको भी छुड़वा दिया। और मैंने उनको ये इंस्ट्रक्ट किया कि आपको जब फील हो कि आपका थायराइड बढ़ा है, क्योंकि 2-3 दिन में महसूस होने लगता है कि जैसे लेथार्जिक हैं या कोई भी सिम्टम जो था वो फिर आया है, मैं उनको सिर्फ 2 या 3 दिन कहती हूँ आप मेडिसिन लीजिए, वो साल भर के लिए फिर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या ये होम्योपैथी का कमाल नहीं है? कुछ लोग ये कहते हैं सारी उम्र इन चीज़ों की दवाइयाँ खानी हैं, सारी उम्र हम क्या दवाई खाएं? तो मेरा ये तर्क है, ये मैं कहती हूँ कि अगर आप एलोपैथिक सारी उम्र खा सकते हो, तो क्या आप सारी उम्र में 20-25 डोजेस होम्योपैथी की नहीं खा सकते? हम चलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है। दूसरा, इंसान बहुत थका थका, फैटिग्ड और लेथार्जिक, आलसी हो जाता है, उसे बहुत कमज़ोरी फील होती है, मोटापा बढ़ता है, फैट सेल्स बढ़ती हैं, उदासी बहुत रहती है, डिप्रेशन बहुत रहती है, कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वज़न बढ़ता है, वेट गेन होता है, हेयर लॉस होता है, बालों का झड़ना होता है और उसकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं होती, हमेशा रूखी सूखी रफ़ त्वचा होती है, रफ़ एंड ड्राई स्किन रहती है। ये इसके सिम्टम हैं। फिर हम चलते हैं अब हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन, जब वो थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा बनता है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं, तो हमें क्या तकलीफ़ें आती हैं? राक्षसी भूख लगती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाता है, स्पीडिंग अप ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिज्म, हर वक्त इंसान भूखा रहता है और बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत हार्ट रेट बहुत स्पीड अप हो जाता है, स्पीडिंग अप ऑफ हार्ट रेट, बजिंग आइज़, आँखें हर वक्त फड़फड़ाती रहती हैं, आँखों की हलचल बहुत बढ़ जाती है, बजिंग आइज़ होती हैं, प्लस रेटिना और आँखों के सफ़ेद गोलक, आप उनको देखेंगे कि वो अलग थलग से दिखाई देते हैं। रेटिना, जब वो आंखें ऊपर करते हैं या सामने देखते हैं तो भी रेटिना और आंखों के सफ़ेद गोलक के बीच गैप आपको नज़र आएगा। हॉट फ्लशेस में चेहरा बहुत तमतमाता है, बहुत लाल हो जाता है और बहुत पसीना आता है और पसीने के बाद बहुत कमज़ोरी फील होती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत रेस्टलेसनेस होती है। ऐसे लोग हाइपर जो होते हैं वो बहुत जल्दी और ज़्यादा काम करते हैं और उसके बाद इतना थक जाते हैं कि वो उठ नहीं सकते बिस्तर से। तीसरी जो बीमारी है थायराइड की, फंक्शनल बीमारी जो है वो थायरोइडाइटिस है। इसमें थायराइड ग्लैंड सूज जाती हैं। अच्छा, आप देखिए कैसा विरोधाभास है, कैसी दो एकदम ऑपोजिट बातें हैं। कई बार बुखार की वजह से, कुछ बुखार ऐसे होते हैं जिनकी वजह से थायराइड इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और कुछ एक थायराइड की प्रॉब्लम से, थायराइड की सूजन से बुखार आते हैं। फिर आप सुनिए मेरा सेंटेंस, थायराइड की सूजन से बुखार आता है और कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो थायराइड को सुजा देते हैं, उनको इन्फ्लेम करते हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल थायराइड प्रॉब्लम क्या है, यानी कि उसकी बनावट, उसकी शेप की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे थायराइड का बड़ा होना, साइज़ में बड़ा होना, गॉइटर हो सकता है जिसको हिंदी में गिल्लड़ भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं, और इससे खांसी बहुत होती है अगर गॉइटर बढ़ता है, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और यही थायराइड ग्लैंड अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हों तो थायराइड नोड्यूल्स बनते हैं। इन मल्टी नोड्यूलर ग्लैंड की वजह से थायराइड कैंसर भी हो सकता है। आप एक बात एकदम ध्यान रखें, अपने ख्याल में रखें कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। थायराइड इज़ क्योरेबल, थायराइड इज़ ट्रीटेबल। होम्योपैथी पे जिन मेडिसिन्स पे मुझको बहुत भरोसा है, उन 4 मेडिसिन्स ने लोगों को बिल्कुल ठीक किया, और मैंने उनको यही इंस्ट्रक्ट किया कि जब आपको साल बाद, 6 महीने बाद, जिस दिन भी लगे कि आपकी तबीयत फिर ख़राब हो रही है थायराइड की वजह से, तो आप 2-3 दिन मेडिसिन इस प्रोसेस से ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। और वो लोग हमेशा ठीक ही रहे। सबसे पहली मेडिसिन है थायरोडिनम। थायरोडिनम 200 या 1 mg फॉर टीनेजर्स एंड एडल्ट्स, और थायरोडिनम 30 छोटे बच्चों के लिए। याद रखें आप इनको किस तरह देना है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए भी और हाइपर के लिए भी, दोनों स्टेजेस में ये एक मेडिसिन काम करेगी। 200 वीक में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी में दें। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 1 mg 7 to 10 ड्रॉप्स वीक में एक बार 1 महीने तक दें। नेक्स्ट हम चलते हैं बेराइटा कार्ब पे। बेराइटा कार्ब छोटे थिन वीक बच्चों को आप 30 की पोटेंसी में दिन में 2-2 बार 4-4 ग्लोब्यूल्स दें। अगर 6x की पोटेंसी दे रहे हैं तो दिन में 2 बार 3-3 ग्लोब्यूल्स उनकी ज़ुबान पे रखें। कैलकैरिया कार्ब सेम पावर सेम वे, लेकिन बच्चा थोड़ा मोटा होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, उसको आप कैलकैरिया कार्ब दें। नेक्स्ट मुझे बहुत विश्वास जिस पे है, भरोसा है, वो है थैलियम। थैलियम भी सेम 200 की पोटेंसी में वीक में 2 या 3 डोजेस, या 1 mg वीक में 1 mg अकॉर्डिंग टू पोजीशन और सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट चलते हैं आयोडिनम। आयोडिनम हाइपो पे भी काम करेगी और हाइपर पे भी काम करेगी। तो कई बार जब मैं पहले प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने थायरोडिनम और आयोडिनम को ही अपने यूज़ में रखा था। मैं उनको थायरोडिनम वीक में 2 बार देती थी 200 की पोटेंसी, और 2 बार आयोडिनम देती थी ओनली फॉर 1 मंथ। वो 1-1, 2-2 साल ठीक हो जाते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रोमियम। ब्रोमियम भी बहुत अच्छी दवाई है थायराइड के लिए, लेकिन कोनियम को आप तब चूज़ करें, कोनियम, जबकि थायराइड की वजह से इंसान को चक्कर आते हैं और टांगों में बहुत कमज़ोरी होती है। चलते वक्त टांगें उनकी कांपती हैं, शिवरिंग होती है, उनकी टांगों में दम नहीं होता। तो आप कोनियम 200 वीक में 3 बार 7-7 ड्रॉप्स 1 कप पानी में दें। नेक्स्ट फॉस्फोरस दी जा सकती है जब बहुत स्वेटिंग हो जाती है और पेशेंट बहुत कमज़ोरी महसूस करता है थायराइड का, तो आप फॉस्फोरस उसको 200 की पोटेंसी वैसे ही वीक में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स दें, उनको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैंने आज आपके सामने 100% थायराइड ग्लैंड को समझा दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आगे मेरे टॉपिक्स होंगे या वीडियोस होंगी वो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें मैं डायबिटीज़ वगैरह सभी पोर्शंस को कंप्लीट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।